Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-level physics 5054 May June 2023 paper 1 variant 1. Before starting, मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में थोड़ी सी crucial information बताऊंगा that every child should know. Secondly, मैं आपको बताऊंगा about our topical past papers which is a very convenient way to learn. And thirdly, मैं आपको बताऊंगा about this exam's threshold. अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ विद योर एग्जाम। आपके एग्जाम में होंगे टोटल 40 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करेक्टली करोगे यू विल बी रिवॉर्डेड 1 मार्क। द टोटल मार्क्स आर 40 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। नॉट इन एनी केस आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ के आना है। कभी भी आपने कोई भी एमसीक्यूज वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। खुदा ना खास्ता अगर आपको उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो यू कैन मेक अ कैलकुलेटेड गेस या यू कैन मेक अ फ्लूक। ठीक है ना। एट लीस्ट आपके पास 1 in 4 चांस होगा दैट योर आंसर इज राइट। आपके पास होंगे 1 hour टू अटेम्प्ट दिस होल पेपर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 45 से 50 मिनट्स में अपना पेपर खत्म करें एंड लुक फॉर एनी सिली मिस्टेक्स। आप अपने पेपर को थरली रीचेक करें। आपके पास होंगे 1 minute and 30 seconds ऑन एवरेज फॉर ईच क्वेश्चन। तो ना ही आपने अपनी पेस इतनी स्लो रखनी है कि आपके आखिर में क्वेश्चन बच जाए, ना इतनी तेज रखनी है कि आप बीच में सिली मिस्टेक्स करते जाओ। आपने एक माइल्ड पेस बना के रखनी है ताकि आप अपना पूरा पेपर टाइम में खत्म कर सको along with having some time to recheck. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू आवर टॉपिकल पास्ट पेपर्स। हमारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स जो है ना, दे सर्व अ ट्रेडिशनल एज वेल एज अ रेवोल्यूशनरी पर्पस। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक पास्ट पेपर की बुक ली है, ठीक है ना। आपके पास्ट पेपर की बुक के शुरू वाले पेज में लाइक फॉर एवरी चैप्टर उधर एक शुरू वाला पेज होता है। उधर एक बारकोड होएगा लाइक दिस, राइट। बारकोड या आप कह लो क्यूआर कोड होगा। एंड इफ यू स्कैन दैट क्यूआर कोड इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट। और उस प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो है दोस विल बी अटेम्प्टेड इन दैट प्लेलिस्ट। मतलब जो सारी बुक के चैप्टर्स हैं उनके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन्ड है इन दिस प्लेलिस्ट। ठीक है ना। सो दैट्स अ बुक ऑफ आवर्स। अगर आपने उस बुक को ऑर्डर करना है यू कैन गो हियर। दिस इज आवर इंस्टाग्राम। इधर आप जाके हमारी बुक को कर सकते हो ऑर्डर, विच इज वेरी कन्वीनियंट। आगे चलते हैं। दिस इज आवर थ्रेशोल्ड। आपका जो थ्रेशोल्ड है ना, दिस कंपोनेंट इज 1 1। अवेलेबल मार्क्स 40। ए किस पे बन रहा है? 29 पे, बी 24 पे, सी 20 पे, डी 18 पे एंड ई 16 पे। ठीक है ना। तो आई थिंक ए स्टार बनेगा 33 34 पे। सो यू हैव टू एम फॉर दैट। एम फॉर 33 34। मूविंग ऑन टू द पेपर। Question number 1. A student wishes to measure directly the circumference of a football. First of all, circumference क्या होती है? As you can see, ये एक फुटबॉल की डायग्राम है and this dotted line which is going around the football is the circumference. What is the most suitable instrument to use? Instrument का बताना है हमने जो हम circumference measure करने के लिए use कर सकते हैं। A. A clock only. जो क्लॉक होती है ना, it only measures slash displays time. तो हमें टाइम से तो कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। बी, अ मेजरिंग टेप ओनली, दिस कुड बी राइट। सी, अ माइक्रोमीटर ओनली। माइक्रोमीटर के साथ ना बहुत से मसाइल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोमीटर सिर्फ डायामीटर स्लैश थिकनेस मेजर करती है एंड ओनली फॉर वेरी शॉर्ट और यू कैन से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसको भी आउट ऑफ द इक्वेशन कर देते हैं। डी, अ रूलर ओनली। आपको तो पता ही होगा रूलर जो होता है इट इज अ rigid object. It cannot bend around the football to measure the circumference. So our only valid option is the tape. ठीक है ना। As you can see, दूसरी डायग्राम में एक फुटबॉल है एंड उसके अराउंड एक मेजरिंग टेप है एंड एज यू कैन सी इट इज बेंडिंग अराउंड द फुटबॉल एंड मेजरिंग इट कंप्लीटली। आप जाते ही होंगे टेलर के पास, फॉर एग्जाम्पल कर लो। अगर आपने अपनी वेस्ट मेजर करनी है तो वो एक मेजरिंग टेप निकालता है जिससे वो आपकी वेस्ट मेजर करता है। रूलर तो उसने कभी नहीं निकाला होगा, ना ही माइक्रोमीटर निकाला होगा। सो या यू शुड गेट दैट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच इक्वेशन कंटेन्स टू वेक्टर क्वांटिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ऑन द अदर हैंड जो स्केलर क्वांटिटी होती है इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्केलर क्वांटिटीज की है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। ठीक है ना। अब हमने ऐसी इक्वेशन पॉइंट आउट करनी है जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज हो। ठीक है ना। ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इन दिस इक्वेशन ओनली टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। while on the other hand acceleration है और velocity जो है, these are both vector quantities. So yeah, A is the right answer. बाकी भी हम एग्जामिन कर लेते हैं। B, speed is equals to distance divided by time. All three are scalar quantities. C, density is equals to mass divided by volume. Again, all three are scalar quantities. D, volume is equals to length into width into height. Again, all four are vector, I mean scalar quantities. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एज शोन। आप देख सकते हैं 6 न्यूटन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और 8 न्यूटन राइट साइड की तरफ एक्ट कर रहा है। विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ दीज टू फोर्सेस। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? दैट इज गोना बी द पैरेललोग्राम मेथड। तो हम इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं एंड इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना देते हैं। नाउ द पैरेललोग्राम मेथड स्टेट्स कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आपकी लाइन बनेगी दैट विल बी आवर रिजल्टेंट। ठीक है। तो हमें ऐसा रिजल्टेंट किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? इट इज ए। ठीक है ना। बी में नहीं, सी में नहीं, सी में तो डायरेक्शन ही डिफरेंट है, डी में भी हमें नहीं नजर आ रहा। सो या लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। A speed time graph for the journey of a car is shown. What is the distance time graph for the journey? सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपको एक ग्राफ मिले आपने उसको इसके इंडिविजुअल सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। जैसे आप यहां देख सकते हो दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड आप यहां देख सकते हो दैट द स्पीड इज कांस्टेंट। तो ए में क्या हो रहा है? सेक्शन ए में स्पीड इंक्रीजेस, ए के एक्सेलरेशन। सेक्शन बी में क्या हो रहा है? सेक्शन बी में स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने इस स्पीड टाइम ग्राफ को देखते हुए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब फिगर आउट करना है बेसिकली। तो इसके लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए दैट द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is equal to the speed. So basically, if the speed increases, what will happen is that the gradient will increase. If the speed increases, the gradient will increase. If the speed stays constant, the gradient will stay constant. ठीक है। अब पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा लगेगा इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर आपकी स्पीड जो है दैट इंक्रीजेस aka गेटिंग फास्टर, our distance time graph will look something like this, a curve. And if the speed is constant, our distance time graph will look something like this. समझ आ गई? अगर आपको ये दोनों बल्कि तीनों चीजें समझ आ गई हैं तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या होते हुए देखना है? हमने देखना है एक कर्व, राइट। हमने सबसे पहले एक कर्व देखना है बिकॉज द स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट हाफ। तो कर्व हमें कहा नजर आ रहा है? ए में कर्व नजर आ रहा है और सी में कर्व नजर आ रहा है, लेकिन द थिंग इज उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज रॉन्ग। सो द ओनली वैलिड ऑप्शंस लेफ्ट आर बी एंड डी। आप यहां एक कर्व देख सकते हो एंड कर्व के बाद द लाइन इज स्ट्रेट। ये हमारे बिलीव्स के साथ सही लग रहा है, राइट। और डी में आप देख सकते हो यहां हमें एक कर्व नजर आ रहा है लेकिन आफ्टर अ व्हाइल जो डिस्टेंस है दैट बिकम्स कांस्टेंट। जब डिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट दैट मींस दैट द स्पीड इज जीरो। स्पीड इज जीरो व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सो दिस इज नॉट द केस इधर बिकॉज हमारी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हमारी स्पीड के पास कोई वैल्यू है। तो हम बी पे वापस आ जाते हैं। बी पे आप देख रहे होगे दैट पहले हमारा ग्राफ जो है it has a curve which is going upwards, मतलब जो gradient है that is increasing, but after a while हमारी जो speed है that becomes constant
दैट इज वाई हमारा जो ग्रेडियंट है इट बिकम्स कांस्टेंट एज वेल. सो या, ही इज द राइट आंसर. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं. सो या, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ is 9.8 newtons per kilograms. The gravitational field strength on Mars is 3.7 newtons per kilograms. The difference between the weight of an object on Earth and the weight of the same object, मतलब same object है, on Mars is 25 newtons. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है ऑन अर्थ और आपके पास एक एप्पल है ऑन मार्स, उनका जो वेट है दैट विल ऑलवेज स्टे डिफरेंस. ऑल्दो द मास इज द सेम, जो वेट होता है इट वेरीज फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. मतलब अगर आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा. वेट विल ऑल्सो बी मोर ऑन अर्थ. लेकिन अगर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो वेट भी कम होगा. सो या, इसके लिए हमने तीन इक्वेशंस बनानी है. फर्स्ट इक्वेशन, द वेट ऑन अर्थ माइनस द वेट ऑन मार्स is equals to what? It is equal to the 25 newtons they have given us. उन्होंने हमें बोला हुआ है द डिफरेंस. डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्शन से. अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मैंने वेट ऑन अर्थ पहले क्यों लिखा है, बिकॉज द वेट ऑन अर्थ विल ऑलवेज बी ग्रेटर, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया. सो हमने एक इक्वेशन बना ली है. दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे थ्रू द फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg. पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं अर्थ की. अर्थ की पहले हमने इक्वेशन बना लेते हैं. WE is equals to m, which we have to find, and G, which is what? 9.8. 9.8. So this is one. अब हम मार्स की इक्वेशन बना लेते हैं. Wm is equals to mg again, लेकिन G की जगह हम लिखेंगे 3.7. So Wm is equals to 3.7 m. तो अब हम इसकी जगह, मतलब यहां जो हमारे पास Wm है उसकी जगह हम लिख देते हैं m 3.7, और जो हमारे पास We है उसकी जगह हम लिख देते हैं व्हाट? m 9.8. m 9.8 एंड इट इज ऑल इक्वल टू 25. अब हम कर लेते हैं मैथ. हमारे पास है 9.8 m माइनस 3.7 m is equals to 25. 9.8 minus 3.7 is what? It is equals to 6.1 m, which is all equal to 25. अगर हमने m को सब्जेक्ट बनाना है, the 6.1 has to be divided. So 25 divided by 6.1 and our answer will be 4.09 something something. ठीक है ना? So on and so forth. अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, we will get C. So yeah, that is it for question number 5. आगे चलते हैं जी. 6. A student determines the density of a solid metal cube. Which pieces of equipment does the student use? Firstly, हमारे पास है एक स्टूडेंट और उसने निकालनी है डेंसिटी. डेंसिटी निकालने के लिए उसको कौन कौन सी दो वैल्यूज चाहिए होंगी? फर्स्ट वुड बी द मास, सेकंड वुड बी द वॉल्यूम. अब हमें ऐसी दो इक्विपमेंट्स चाहिए, पहली जो मास निकाल सके, दूसरी जो वॉल्यूम निकाल सके. मास निकालने के लिए तो हमें पता है बैलेंस चाहिए होगा, तो इट्स आइदर ए और बी. सी और डी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां लिख लेते हैं बैलेंस. और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फोर्स मीटर चाहिए होगा? नहीं, हमें चाहिए होगा रूलर. लेट मी टेल यू हाउ. आप रूलर को इस क्यूब के साथ रखोगे, मेजरमेंट लोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड बूम, यू हैव द वॉल्यूम. सो बैलेंस एंड अ रूलर. अच्छा जी, मूविंग ऑन. Question number 7. The diagram shows the only two horizontal forces acting on a trolley that is accelerating at 0.12 meters per second square. What is the mass of the trolley? हमने mass निकालना है. हमारे पास है acceleration, हमारे पास है force, हमने निकालना है mass. Of course, we're going to apply the formula F is equals to ma.
बट ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को इमेजिन करो। इमेजिन दिस इज यू, और ये आपके दो हाथ हैं, ठीक है ना। यू, आपको एक बंदा यहां से 6 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है, और यहां से 3.6 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहा है। आप किस तरफ को जाओगे? ऑफ कोर्स आप इस तरफ को जाओगे। लेकिन एक बंदा आपको 3.6 के फोर्स से भी पुल कर रहा है, एंड दैट विल स्लो यू डाउन टू एन एक्सटेंट। तो दैट विल बी आवर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड हमारे पास है 6, बैकवर्ड्स है हमारे पास 3.6, सॉरी 3.6। तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 2.4। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ लें। अगर दो फोर्सेस जो हैं, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल बी सपोर्टिंग ईच अदर, मतलब दे विल बी एडिंग अप। बट वेन एवर द फोर्सेज आर अपोजिंग ईच अदर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, उनकी जो फोर्सेज है वो माइनस होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इफ दैट इज आउट ऑफ द वे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास आ रही है फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये लिखा होता है फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। 2.4 इज इक्वल्स टू m, जो हमने निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन विच इज 0.12। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12, दैट विल बी आवर आंसर। ये आप अपने कैलकुलेटर से निकाल के कर लें। दिस इज द आंसर। 0 पॉइंट, एक्चुअली सॉरी सॉरी, मैंने गलती से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2.4 divided by 0.12, that will be our answer, which is 20, exactly 20। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 8, a spring is stretched to different lengths by a variable force. The graph shows how the size of the force depends on the length to which the spring is stretched. तो यहां हमारे पास एक फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ है। What is the spring constant K of the spring? अच्छा जी, हमने क्या निकालना है? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। फॉर दैट हमें यह पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस फॉर्मूला में अपीयर होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू के ई। इस फॉर्मूला में स्प्रिंग कांस्टेंट अपीयर होता है। अगर हमने K को सब्जेक्ट बनाना है, E नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। F डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू K। What does this look similar to? That is going to be gradient. K is the gradient of the graph, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है? बेसिकली वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, एज सिंपल एज दैट। तो y2 माइनस y1, y2, दिस इज y2 और दिस इज y1। अच्छा जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 है हमारे पास 30, x1 है 10। So that's just gonna be 8 divided by 20, which is 0.4. And that is our answer. B is the right answer. Acha ji, moving on. 9. A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end is in equilibrium. पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर जीरो रिजल्टेंट लग रहा होता है, रिजल्टेंट फोर्स एंड जीरो नेट मोमेंट, दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। पहली बात, जीरो नेट मोमेंट का क्या मतलब होगा? जीरो नेट मोमेंट सजेस्ट कि हमारा जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है ना, आगे पढ़ लेते हैं। A force of 60 newtons acts vertically upwards on the beam as shown. आप देख सकते हैं vertically upwards एक 60 न्यूटन का फोर्स है, and downwards that would be weight. What is the weight of the beam? वेट निकालना है हमने इस बीम का। फर्स्टली हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला। दैट मींस कि द क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
In this case, clockwise moment है हमारे पास weight multiplied by the distance which is 30 and anti-clockwise है 60 multiplied by the distance, the perpendicular distance which is 50. अच्छा जी, let's do the math कर लेते हैं हम यहाँ रख के. तो 60 into 50, that is I think 3000, divided by 30, divided by 30, that will give us 100 newtons. 100 newtons is the weight. So yeah, D is the right answer. आगे चलते हैं जी. Question number 10. A constant frictional force acts on a moving object for a short amount of time, causing the momentum of the object to decrease. Which expression is used to calculate the time for which the force acts? Firstly, इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए that the force is equals to the rate of change of momentum. And इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, which is force is equals to change in momentum divided by time. And it looks like they have used the exact same formula. यहाँ ठीक है ना. For this हमने टाइम को सब्जेक्ट बनाना है. अगर हम टाइम को सब्जेक्ट बना लें तो फोर्स नीचे चला जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा. Delta P, which is the change in momentum, divided by force. So that is our expression. तो ये हमारा A आंसर आ गया. Moving on. Question number 11. A large stone is rolled onto a lorry using a ramp. The length of the ramp is L. The stone is lifted a height of h. The mass of the stone is m. The weight of the stone is w. Which expression is equal to the useful work done on the stone? तो उन्होंने हमसे वर्क डन की एक्सप्रेशन मांग ली है. फॉर दैट सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट नॉट एनी ऑर्डिनरी डिस्टेंस. Distance moved in the direction of force. यानी कि the distance is totally dependent on the direction of force. For example, हमारा एक force जो है it is acting in this direction. तो हम कौन सा distance लेंगे? We will take this distance. For example, हमारा force is acting in this direction. तो हम ये वाला distance ले लेंगे. Our force is acting in this direction. तो हम ये वाला distance ले लेंगे. ठीक है ना? You get the point. The distance will be parallel to the force. समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं? अब हम वर्क डन की इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स. हम कौन सा फोर्स लेंगे? दे हैव गिवन अस द वेट विच इज अ फोर्स ऑफ कोर्स. वेट की डायरेक्शन क्या होती है? पहली बात, वेट की डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, है ना? एंड वी आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द वेट. देयरफॉर हम एच एज अ हाइट लेंगे. एच, ठीक है ना, हाइट. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा क्या बन रहा है? इट इज बी. अच्छा जी, अ क्वेश्चन ऑफ माय ओन. अगर वो हमसे फ्रिक्शनल फोर्स का पूछते तो हम कौन सी लेंथ लेते? अगर वो हमसे फ्रिक्शनल फोर्स का पूछते विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन तो हम एल यूज करते. वी वुड यूज एल एज द डिस्टेंस. समझ आ गई? होपफुली यू गेट दैट. मूविंग ऑन. Question number 12. The diagram shows a burning candle. Which energy store is associated with the burning candle? It is gonna be chemical. Elastic, you would be totally retarded to think that elastic is the answer. Electrostatic, that does not make sense. Nuclear. And then I have a question of my own. वो chemical energy को किस energy form में convert कर रही है? The chemical energy is being turned into light and heat energy. ठीक है ना? Just for, shits and giggles. Anyways,
13. An African elephant has a mass of 6,000 kilograms and each of its 4 feet has an area of 0.2 meters square. The gravitational field strength G is 9.8 newtons per kilogram as usual. What is the average pressure due to the elephant when it is standing stationary on all 4 feet on level ground? Firstly, हमें पता करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर के दो फॉर्मूला होते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आप मुझे बताएं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ऑफ कोर्स रो जी एच वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यूज ही नहीं है। तो हम लगाएंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हम कैसे निकालेंगे? फोर्स हमारे पास आएगा वेट का, बिकॉज वी नो वेट इज अ फोर्स। W इज इक्वल टू एम जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। W एज इट इज, M की जगह हम 6,000 लिख देंगे, G की जगह हम लिख देंगे 9.8। इससे हमारा आंसर आता है W का 58,800 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्स। तो हमारे पास फोर्स आ गया। एरिया हम क्या निकालेंगे? एरिया हमारे पास आएगा बाय द कलेक्टिव एरिया ऑफ ऑल 4 फीट। एक पाव का जो एरिया है दैट इज 0.2 मीटर स्क्वायर। तो 4 पाव का एरिया क्या होगा? ऑफ कोर्स इट वुड बी 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 विच इज द कलेक्टिव एरिया ऑफ 0.8 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स भी आ गया, हमारे पास एरिया भी आ गया। लेट्स कम हियर। तो 58,800 डिवाइडेड बाय 0.8, इससे हमारा आंसर क्या आएगा? 58,800 divided by 0.8 will give us an answer of 73,500 73,500 pascals। ठीक है ना? एंड इफ वी राउंडेड ऑफ हमें मिल जाएगा सी 74,000 किलो पास्कल्स। अच्छा जी, इसको रिमूव कर देते हैं। ये यहां रिमूव कर दिया हमने और अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14, which row describes the shape and volume of a liquid at constant temperature? शेप जो हमें पता है ना लिक्विड की क्या होती है। लिक्विड की शेप इरेगुलर होती है, इट इज नॉट फिक्स्ड। ओनली द शेप ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड। ठीक है ना? तो लिक्विड की जो शेप होती है इट इज नॉट फिक्स्ड। सो इट्स आइदर सी और डी। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है इट राइजेस, तो उसका जो वॉल्यूम है इट विल ऑल्सो राइज। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होएगा। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करें उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। सो या द वॉल्यूम इज फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो या सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, 15, which row shows how the forces and the distances between the particles in a solid generally compare with the forces and distance in a liquid? अच्छा जी, forces in the solids are much more greater, ठीक है ना? They are stronger than in liquid. Why? Because they are held together. There is a force, यहाँ एक force लग रही है which is keeping all the particles together in a solid. वही फोर्स लिक्विड के अंदर बहुत कम है, लाइक कंपेरेटिवली इट इज वेरी लेस इन अ लिक्विड। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, इट इज द डिस्टेंस इज स्मॉलर। एज यू कैन सी सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, while in liquids they are not so close to each other. So yeah, the distances are smaller. So B is the right answer. अच्छा जी, moving on. Question number 16. An incomplete statement about latent heat is given. Latent heat is the dash required to overcome the bonds between the molecules and change the dash of a substance. Which words are inserted into gap 1 and gap 2 to correctly complete the sentence? पहली बार उन्होंने हमसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर दिस फर्स्ट पार्ट, इधर से लेके इधर तक, what is required
to overcome the bonds between the molecules? This is the first question. And for the second part, what changes during this process of latent heat? ठीक है ना? अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर दें, हमारे पास गैप वन और गैप टू का आंसर आ जाएगा। और इन दोनों का आंसर हमारे पास इस स्टेटमेंट में है, इस डेफिनेशन में है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट। Latent heat is the amount of heat energy needed to change the substance from one state to the other without the change in temperature. ठीक है ना? Keep that in mind. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब आपको क्या लगता है गैप वन में क्या आएगा? गैप वन में आएगा एनर्जी। ठीक है ना? फोर्स नहीं आएगा। और गैप टू में क्या आएगा? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज द स्टेट। ठीक है? सो इट्स आइदर, आई मीन इट्स ए, बस एंड। Question number 17. A cold solid is placed on top of a hot solid. Thermal energy is transferred from the hot solid to the cold one. What is the explanation for this? इसकी पूरी explanation मैंने इस note में mention कर दी है। Heat transfer occurs through conduction. In solids, particles move more rapidly, colliding with the neighboring particles and transferring some of the kinetic energy to them. जब भी आप एक solid को heat up करोगे ना, क्या होएगा? The particles inside the solid they will gain kinetic energy. और जब particles kinetic energy gain करेंगे, they will vibrate faster. और जब वो vibrate करेंगे within a fixed position, वो neighboring particles को भी vibrate अपने साथ करवाएंगे। ठीक है? So yeah, इसमें से आंसर ढूंढ लेते हैं। A. This hot solid expands so its particles move further. B. Energy is transferred from one particle to another. This seems like the right answer. C. Heat always rises. This is no explanation. D. Molecules are free to move randomly through the solids. ठीक है, B is the right answer. अच्छा जी, 18. A house is to be thermally insulated to reduce the thermal energy loss and reduce fuel cost. Which type of thermal insulation pays back the cost of insulation in the shortest time? So this is basically a math problem. आपने क्या करना है? आपने लेनी है कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इन सब की, यहां लिख लेता हूं, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इंसुलेशन डिवाइडेड बाय एनर्जी कॉस्ट सेविंग, एनर्जी कॉस्ट सेविंग। ठीक है ना? This equation will tell you how much time it will take for the loft insulation या आप कह लो cavity wall insulation, draught proofing और double glazing, how much time it will take for them to pay off. अगर हम ये कर लें 300 divided by 300 will get 1 year, मतलब एक साल में ये अपने सारे खर्चे पूरे कर लेगी। अगर हम ये कर ले 700 डिवाइडेड बाय 200 हमें मिलेगा 3.5 years। अगर हम ये कर ले 100 डिवाइडेड बाय 30 हमें मिलेगा 3.3 years। और अगर हम ये कर ले 7000 डिवाइडेड बाय 400 हमें मिलेगा I don't know 35 by 2 which is 17.5 years। So the shortest time which is taking is loft insulation. Loft insulation is the right answer. आगे चलते हैं जी। Question number 19. The diagram shows two divergent rays of light from an object O being reflected from a plane mirror. At which position is the image formed? Extremely easy question. आपने बस क्या करना है? आपने इन रेज को स्ट्रेच कर देना है एंड जिस पोजीशन पे भी ये मीट करेंगी that will be the right answer. So look at this. B is the right answer. I don't think more explanation is needed. This is a bit of a, mazedar question. Question number 20. Light is incident on a mirror at an angle of 45 degrees as shown. The mirror can be rotated about an axis into the page through point X. मतलब ये mirror
इस तरफ को भी जा सकता है और इस तरफ को भी जा सकता है। ठीक है। द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक along its original path। मतलब जब लाइट इधर से आई है ना, तो वापस इधर जाएगी ना, उस एंगल पे हमने इस मिरर को करना है। थ्रू विच एंगल इज द मिरर रोटेटेड। ठीक है। अगर हमें इसको इसके ओरिजिनल पाथ पे वापस भेजना है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, मतलब इधर को, इन 45 डिग्रीज। ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर, लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफा समझा दूंगा। इधर यहां से एक बना लेते हैं। हमें ये क्या करना है, हमने इस मिरर को इस तरफ को लेके आना है ना। हमने इस मिरर को टोटली परपेंडिकुलर करना है रे के, ताकि जो रे है इट गोज बैक इन इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब रे वापस इधर चला जाए। डज इट लुक राइट टू यू, है ना। तो हमने बेसिकली इस एंगल को खत्म करना है विच इज 45, क्योंकि ये 90 है, दिस इज 90, है ना। ये 90 है, ये 45 है। 90 प्लस 45 दैट इज 135। और अगर हमें ये एंगल चाहिए तो 180 से 135 माइनस कर दो, दैट विल गिव यू 45। अगर आप 45 डिग्रीज पे इस मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, मतलब इस तरफ को, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी इस तरफ को। ये इसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है ना। और जब इधर पोजीशन आ जाएगी, द रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। समझ आ गई? होपफुली यू गॉट दैट। अच्छा जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 21। A ray of light is incident on a plastic block in air at an angle of incidence I. The refractive index of the plastic is n. The light ray refracts along the plastic air boundary when it reaches x. Which equation is correct? सबसे पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस will be made between the incident ray and the normal. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक ही एंगल है विच इज आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। अच्छा जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मेड बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो बन रहा है 41 डिग्रीज। तो 41 है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, डिग्रीज, आई डिग्रीज। ठीक है ना। अच्छा जी, अब वो हमसे पूछ रहे हैं विच इक्वेशन इज यूज्ड। पहली बात, हम इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एन यूज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूज हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज हो रहा है। तो हम सेफली अस्यूम कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है विच इज एन इज इक्वल्स टू साइन आई, सॉरी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अगर हम साइन आर की जगह 41 लिख दें और साइन आई की जगह हम आई लिख दें, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज रीअरेंज दिस। ठीक है ना। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो साइन आई विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमने साइन आई को सब्जेक्ट बनाना है, साइन आई विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय साइन आर विच इज साइन 41। ठीक है ना। और ये हमें नजर आ रहा है इन सी। डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एंगल ही गलत यूज किया उन्होंने। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दिस इज अ बिट मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एरियाज को हम टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द डायग्राम शोज द व्हाइट लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म। तो यहां से व्हाइट लाइट आई है, कंपोनेंट्स में सेपरेट हुई है, एंड इट एग्जिट्स द प्रिज्म। व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट पॉइंट जी। सबसे पहली बात, पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, या दोनों हो रही है? और पॉइंट जी पे कौन सी लाइट है, ब्लू है या रेड है? पहली बात, मैं रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन का दोनों का
डेफिनेशन पढ़ देता हूं, ठीक है ना। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन कौन सी फिनोमिनॉन्स टेक प्लेस कर रहे हैं। पहली बात, रिफ्रैक्शन। इट इज व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर एंड एज अ रिजल्ट स्पीड चेंजेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंजेस। और अब डिस्पर्जन। It is when light splits into its component colors. For example, red, orange, yellow, and all the way up to violet. ठीक है ना। अब आप खुद डिसाइड करें कि डिस्पर्जन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, दोनों हो रही है। अगर आपको नजर आ रहा हो, लाइट इज बेंडिंग एंड इट इज सेपरेटिंग इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर्स। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं दो रेज निकल रही हैं, ऑल्दो इट शुड बी मोर देन दैट, लेकिन यहाँ हमें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया गया है कि दो रेज निकल रही है। तो डिस्पर्जन भी हो रही है और रिफ्रैक्शन भी हो रही है। एंड एट पॉइंट जी कौन सी लाइट होएगी? अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज द लार्जेस्ट। मतलब वायलेट जो है इट विल रिफ्रैक्ट द मोस्ट। अगर आपको नजर आ रहा हो, द लाइट रे विच इज रिफ्रैक्टिंग द मोस्ट इज दिस वन, और जो रे है विच इज रिफ्रैक्टिंग द लीस्ट इज द रेड रे, और ये वाली रे है वो विच इज हिटिंग द पॉइंट जी। तो रेड लाइट, सी इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इससे हमें काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 23। Which row names a region of the electromagnetic spectrum with a wavelength longer than that of visible light and a region with a frequency that is greater than that of visible light? पहली बात, एक कंपोनेंट हमने ऐसा निकालना है जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो देन द विजिबल लाइट, और एक हमने कंपोनेंट ऐसा निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। इसके लिए मैंने यहां आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। विजिबल लाइट इज इन द सेंटर ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम इस साइड पे जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी और वेवलेंथ डिक्रीज होएगी, और अगर हम इस साइड पे जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी और हमारा जो वेवलेंथ है दैट विल इंक्रीज। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास है। पहले में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, विच इज राइट। इंफ्रारेड की विजिबल लाइट से वेवलेंथ ज्यादा है और अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इज द राइट आंसर। अगर आपने कुछ कंफर्म करना है, ये आपका क्वेश्चन है और ये डायग्राम है, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 24। Sound travels at different speeds in different states of matter. Which list gives the three states of matter arranged in order of the speed of sound from slowest to the fastest? ये आपको पता होना चाहिए कि गैस के अंदर सबसे स्लोएस्ट होएगी स्पीड ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में होगी और फिर सॉलिड्स में होगी। तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Question number 25. Bar magnets and various non-magnetic and demagnetized metal bars are placed in different arrangements shown. In which arrangement do the bars repel? First of all, repulsion is a process which only occurs between two magnets. जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक मैग्नेट है और एक आयरन का पीस है। इन दोनों के बीच में रिपल्जन इज नॉट पॉसिबल। यहां आप देख सकते हैं, एक मैग्नेट है और एक कॉपर का पीस है। इनके बीच में भी रिपल्जन इज नॉट पॉसिबल। सी और डी वैलिड ऑप्शंस है क्योंकि इन दोनों के बीच में दो दो मैग्नेट्स हैं। ठीक है ना। आप सी में देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ के साथ है और साउथ नॉर्थ के साथ है। एंड एज वी नो, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है ना। यहां आप देख सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ के साथ है एंड सेम पोल्स रिपेल। तो डी इज द राइट आंसर। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दे कैन ओनली नॉट रिपेल। ठीक है ना। आयरन और मैग्नेट है, दे कैन अट्रैक्ट बट दे कैन नॉट रिपेल। रिपल्जन इज अ फिनोमिनॉन विच कैन ओनली अकर बिटवीन टू मैग्नेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 26. Student uses a wooden clamp and a stand to hold a freely suspended
बार मैग्नेट, यहाँ बार मैग्नेट देख सकते हैं, या आप स्टैंड देख सकते हैं. The diagram shows that in experiment 1, the student holds a bar magnet next to a suspended magnet. In experiment 2, the student holds a iron bar next to a suspended magnet. In experiment 3, the student holds a steel bar next to a suspended magnet. Acha ji. In which experiments does the suspended magnet move? बार मैग्नेट के साथ सस्पेंडेड मैग्नेट है, ऑफ कोर्स दे विल मूव. तो एक्सपेरिमेंट 1 में तो ये मूव करेंगे. आयरन बार इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, देयरफॉर दे विल अट्रैक्ट. एंड स्टील बार इज आल्सो अ मैग्नेटिक मटेरियल, देयरफॉर दे विल अट्रैक्ट. आंसर हमारा आ रहा है ए. आगे चलते हैं जी. Question number 27. In an electrostatic experiment, the plastic rod is rubbed with a cloth. The cloth becomes negatively charged. Which diagram shows the charge on the rod and describes the movement of the charge? सबसे पहले आपने ये देखना है कि उन्होंने कहीं ये तो नहीं लिखा कि प्रोटॉन्स मूव करते हैं. प्रोटॉन्स डू नॉट मूव, कभी भी नहीं. इन एनी सर्कमस्टांस द प्रोटॉन्स विल नॉट मूव. तो बी और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं. हमारे पास आंसर आ गया फ्रॉम ए एंड सी. ए में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द रॉड ऑन टू द क्लॉथ. मतलब जो रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टू द क्लॉथ. और आप सी में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द क्लॉथ ऑन टू द रॉड. इन्होंने हमें सीधा सीधा ये बोला हुआ है द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. तो जो रॉड के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल बी ट्रांसफर्ड ऑन टू द क्लॉथ, है ना. तो दिस इज रॉन्ग. Electrons move from the rod onto the cloth, like I told you. A is the right answer. Question number 28. Object X is stationary and positively charged. तो यहाँ हमारे पास object X है, which is positively charged and it is stationary. It experiences a force due to the field produced by object Y. The arrows show the direction of the field produced by object Y. Which statement about the direction of the force on X is correct? सबसे पहले हमने ये डिड्यूस करना है कि Y के ऊपर कौन सा चार्ज है. इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? फॉर दिस मैंने आपको एक यहाँ छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है विच शोज कि पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस दे आर आउटवर्ड्स फेसिंग और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस दे आर इनवर्ड्स फेसिंग. तो हम यहां से पता करवा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट Y के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है. अच्छा जी. सिंस दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज्ड दे विल रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे. एज वी नो लाइक चार्जेस रिपेल. ए, इट इज टुवर्ड्स द राइट बिकॉज इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस सीम्स अबाउट राइट. बी, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज इट इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेफ्ट की तरफ नहीं वो जाएगा क्योंकि they are positive charges, both are positive charges and they will repel each other. It is towards the right because it is in a magnetic field. Magnetic field में ये इसलिए नहीं हो सकते. Only moving charges will experience a force in magnetic field. And as we can see, object X is stationary. ये भी magnetic field का है, D भी magnetic field का है. Therefore, A is the right answer. आगे चलते हैं जी. Question number 29. 29, the diagram shows a battery of three 1.5 volt cells. As we can see, they are in parallel. और हमसे वो पूछ रहे हैं what is an advantage of this arrangement of cells. पैरेलल में सेल्स के होने का बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं. जो आपके घर में सर्किट्स लगे हुए हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल. और उसकी रीजन क्या है? द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट. जैसे आप यहां देख सकते हैं तीन 1.5 वोल्ट के सेल्स लगे हुए हैं और इस टोटल सर्किट की जो वोल्टेज है इट इज गोना बी 1.5 वोल्ट्स. तो अगर हम इसको ही सीरीज में लगा देते तो इनकी जो वोल्टेज है दे वुड हैव कंबाइंड और वो 4.5 वोल्ट्स बन जाती. ठीक है ना.
It supplies a steady voltage, ठीक है ना? In parallel circuit, the overall resistance is low, which increases the current. आपने देखा होगा अगर आप parallel circuit की resistances add कर रहे हो, तो they will come out as low in comparison to series circuit, ठीक है? और एक और इसका फायदा ये है, if one path to an appliance is damaged, the other will keep on working. आप अपने घर में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर एक सर्किट खराब हो जाता है, एक साइड खराब हो जाती है, the other ones are still working, है ना? और इसका एक और ये फायदा होता है कि they last longer. तो हम ए बी सी और डी में से देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है. द बैटरी कैन सप्लाई अ करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल 1.5 वोल्ट सेल. This seems about right. B देख लेते हैं. The battery can supply an EMF between 0 volts and 4.5 volts. No, it supplies a 1.5 volt की voltage. ठीक है ना? C. The battery supplies more energy to each coulomb of charge than a single 1.5 volt cell. No, that doesn't make sense. D. The EMF for the battery is 4.5 volts. This would be right if the circuit was series. Okay? Let's move on to the next question. Question number 30. A potential divider consists of a light dependent resistor LDR and a resistor connected to a 6-volt battery. तो यहाँ हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 10,000 ohms का फिक्स रेजिस्टर है और एक हमारे पास एलडीआर है. द आउटपुट इज 3 volts. What is the resistance of the LDR? They have told us that the voltage drop across the LDR is 3 volts. अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज 6 है और 3 volts अक्रॉस दिस टर्मिनल लूज हो जाता है, तो हमारे पास बकाया कितना रह गया? 6 minus 3, that would be 3 volts. बकाया 3 volts कहाँ यूज हो रहा है? It will be used across this fixed resistor. अगर आपको एक इजी आंसर चाहिए तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हो कि अगर यहाँ 3 volts यूज हो रहा है फॉर द 10,000 ohms, तो यहाँ भी 3 volts यूज होएगा फॉर 10,000 ohms. That means C is the right answer. अगर आपको एक कैलकुलेटेड आंसर चाहिए, स्टिक विद मी. So as we can see, across this terminal, across this resistor, 3 volts are being dropped और 10,000 ohms हमारे पास है. So we can apply the formula V is equals to IR. V हमारे पास है 3, I हमने निकालना है, R हमारे पास है 10,000. ठीक है ना? That will give us an answer for the current which is 0.003 amperes. ठीक है ना? 0.003 amperes is running through this circuit. अगर हम सेम चीज इसके लिए अप्लाई कर दें, V is equals to IR लगा दें, V हमारे पास 3 वोल्ट्स है, I हमारे पास 0.003 है और R हमने निकालना है. We will still get 10,000 ohms. ठीक है ना? अगर हम एक और चीज कर लें, एक सेकेंड, अगर हम एक और चीज कर लें, V1 divided by V2 is equals to R1 divided by R2 because they are directly proportional. V and R are directly proportional. ठीक है ना? V1 divided by V2 is equals to R1 divided by R2. V1 हमारे पास है जैसे 3 volts और V2 हमारे पास है 3 volts. R1 है हमारे पास 10,000 ohms और R2 हमने निकालना है. 3 3 से कट गया, एक रह गया, R ऊपर आ जाएगा. R2 is equals to 10,000 ohms. In every single way, sorry, ohms. In every single way, we get 10,000 ohms. ठीक है ना? Let's move on. Very interesting question था. आगे चलते हैं जी. Question number 31. Three students each suggest a consequence of wiring lamps in parallel rather than series. Student 1 suggests if one lamp breaks, the other lamp stays lit. Student 2, the lamps can be switched on and off separately. Student 3, the PD potential difference across each lamp is equal to the PD across the supply. Which students are correct? Firstly, अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 29 देखा हो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से सुना हो, तो मैंने ये तीनों पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं. ठीक है ना? तो स्टूडेंट 1 सजेस्ट इफ one lamp breaks, the other one
stays lit, which is correct. Student 2 states the lamps can be switched on and off separately. ये मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया. अच्छा जी, student 3, the PD across each lamp is equal to the PD of the supply. तो A is the right answer. आपने देखा होगा आपके घर में भी एक सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है ऑफ पैरेलल सर्किट्स, और आप कुछ को बंद कर सकते हो, कुछ को खुला रहना दे सकते हो, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 32. When wire XY is moved downwards between the poles of a stationary magnet, an EMF is produced across X and Y. Of course, जब भी आप एक वायर को मूव करोगे in between a magnetic field, an EMF will be produced. ठीक है ना? Which action produces an EMF across X and Y in the opposite direction? अच्छा जी, हमने क्या करना है? EMF को opposite direction में produce करना है. For us to create an EMF in the opposite direction, we have to move the wire in the opposite direction as well. As they have stated that the wire is moving downwards. So for us to move the wire in the opposite direction, हमें wire को upwards लेके जाना पड़ेगा. ठीक है ना? अब हम इन options में से choose कर लेते हैं. A. Move the wire and the magnet upwards at the same speed. For example, ये हमारे पास एक magnet है और ये हमारे पास एक wire है. अगर इन दोनों को हम सेम स्पीड पे ऊपर लेके जाएंगे, इनकी पोजिशनिंग फिर भी सेम ही रहेगी बिकॉज इट इज एट अ सेम स्पीड. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. हमने एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें वायर अपवर्ड जा रहा हो. बी. द वायर इज केप्ट स्टेशनरी एंड द मैग्नेट इज मूविंग अपवर्ड्स. अच्छा, इसको मैं रिमूव कर लूं एक सेकेंड. दे आर सेइंग ये जो हमारे पास वायर है इट इज केप्ट स्टेशनरी और जो मैग्नेट है इट इज गोइंग अपवर्ड्स. आफ्टर अ लिटिल वायर जो मैग्नेट है इट विल गो अपवर्ड्स और जो वायर है वो नीचे रह जाएगी, विच मेक्स द डायरेक्शन ऑफ द वायर डाउनवर्ड्स. है ना? हमने तो अपवर्ड्स लेके जाना था, सो दिस इज नॉट राइट ईदर. ठीक है. सी. द वायर इज मूव डाउनवर्ड्स एंड द मैग्नेट इज मूव अपवर्ड्स. अब वो ये कह रहे हैं कि वायर को नीचे लेके जाओ और मैग्नेट को ऊपर लेके जाओ. व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ द वायर? ऑफ कोर्स मैग्नेट जो है वो ऊपर चला जाएगा और वायर मजीद नीचे आ जाएगी, which will still make the relative motion downwards. आखिरी D is the right answer by elimination. ठीक है ना? The wire is moved upwards and the magnet is kept stationary. अगर हम इस स्टेटमेंट का टोटल ऑपोजिट देखें, that the magnet is kept stationary and the wire is moved downwards, that will make the magnet still stationary and the wire move upwards rather than downwards, right? So this is the right answer. Acha ji, let's move on to the next question. This is a very easy question. Question number 33. An AC voltage is displayed on an oscilloscope screen. The Y gain is set at 2 volts per centimeters. What is the maximum value of the voltage? Firstly, Y gain जो हमें बताता है, it is the amplitude. Y gain tells us the amplitude. और हमें एक और चीज पता चलती है, हमें पता चलती है वोल्टेज. तो यहां हमें नजर आ रहा है that the equilibrium position is somewhere around here, है ना? And the amplitude is around, it is exactly 2 centimeters. ठीक है ना? If we simply multiply, sorry, if we simply multiply 2 multiplied by 2, it will give us 4 volts. Because they are saying कि 2 volts per centimeter. तो अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर लग जाए, that will make 4 volts. That makes B the right answer. आगे चलते हैं जी. Question number 34. The results of a scattering experiment show that a very small nucleus contains most of the matter in an atom. ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा. It is a very common concept that the nucleus is very small compared to the whole atom. इसकी एक representation एक बंदे ने दी हुई है that अगर हमारे पास ये एक फुटबॉल फील्ड है, the nucleus would be the size of the football. इतना छोटा है न्यूक्लियस. ठीक है ना?
and still it holds most of the mass because it contains protons and neutrons और protons और neutrons के पास ज्यादातर mass होता है electrons के पास तो बहुत कम mass होता है it is not even considerable ठीक है ना what is scattering in this experiment alpha particles very simple इसके लिए मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है विच इज शूटिंग एट अ थिन गोल्ड फॉइल ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं दे आर अनडिफ्लेक्टेड और वो पास थ्रू कर जाते हैं ऑफ कोर्स अगर हमारे पास एक इतना बड़ा यू नो एटम है और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है most of the particles will just pass but some of the particles will deflect and they will go on another path है ना so yeah that is the scattering experiment आगे चलते हैं जी again a very easy question number 35 atoms p and q are isotopes of the same element how does the composition of an atom of p compare with the composition of an atom of q इसकी मैंने definition लिख दी है isotopes are atoms of the same element with the same proton number but different mass number so the proton number must be the same and the neutron number must be different ठीक है ना C is the right answer. Question number 36. The nucleus of an atom emits an alpha particle. How do the proton number and the nucleon number change? Keep in mind nucleon number is equal to the proton number plus the neutron number. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो alpha particles is equal to the nucleus of a helium particle है ना और हीलियम में हमें पता है कि दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं proton number will decrease by 2 and the total nucleon number which is p plus n it will decrease by 2 as well therefore total reduction of 4 so a seems to be the right answer आगे चलते हैं जी question number 37 the diagram shows how the thickness of paper is measured during manufacture if the sheet is too thick fewer beta particles can reach the detector why are beta particles used for this purpose अगर आपने देखा हो पेनिट्रेशन के हिसाब से सबसे कम पेनिट्रेशन जो है इट इज ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच कैन बी स्टोर्ड बाय 5 सेंटीमीटर्स ऑफ एयर और यू कैन से अ थिन शीट ऑफ पेपर तो एक चीज ये आ गई कि अल्फा पार्टिकल सारे ब्लॉक हो जाएंगे बाय द पेपर उसके बाद आते हैं बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए आपके पास एल्यूमिनियम होना चाहिए ठीक है ना एल्यूमिनियम से बीटा पार्टिकल्स रुक जाएंगे और यू कैन से थिक लेयर ऑफ सम मटेरियल और इन दिस केस यू कैन से शीट ऑफ पेपर अगर एक थिक शीट ऑफ पेपर से कुछ बीटा पार्टिकल्स मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ बीटा पार्टिकल्स रुक जाते हैं दैट कैन टेल अस द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर और जो गामा है लास्टली जो गामा है इट कैन पेनिट्रेट थ्रू एनीथिंग ठीक है ना as long as it's lead लेड के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता गैमा पार्टिकल अच्छा जी देख लेते हैं ए अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल स्टोर्ड बाय पेपर दिस कैन बी राइट बी अल्फा पार्टिकल्स मेक द पेपर रेडियोएक्टिव दैट इज रॉन्ग सी gamma radiation is all stored by paper that is wrong अभी मैंने आपको बताया it can pass through lead d gamma radiation is produced by sources with a short half life no it varies लंबी हाफ लाइफ भी हो सकती है शॉर्ट हाफ लाइफ भी हो सकती है आगे चलते हैं इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 a sample of tritium has a mass of 32 milligrams tritium has a half life of 12 years how much of the sample of tritium decays in 36 years सबसे पहले हम देख लेते हैं how many halves कि कितनी दफा ये सैंपल हाफ हुआ है ठीक है ना इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इयर्स आना चाहिए 36 divided by half life which is 12 which gives us 3 halves that means ये जो ओरिजिनल अमाउंट है it has halved 3 times 32 divided by 2 will give us 16
अब हम 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे विच इज गिव अस 8, और अब हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 which will be our final answer. 4 milligrams is left. They are asking how much of the sample decays in 36 years. तो अगर हम 36 years में जो डिकेड सैंपल है उसको निकालना हो तो हमने टोटल सैंपल लेना है या इनिशियल अमाउंट कह लो, माइनस कर देंगे द लेफ्ट अमाउंट एंड दैट विल गिव अस 28 milligrams एंड दैट इज आवर आंसर. आगे जी, 36. It takes 27 days for the moon to orbit the earth. The average value of the radius of the moon's orbit is 3.8 into 10 raised to the power of 8 meters. So they are saying, एक second, let's suppose ये हमारे पास earth है and this is the orbit and this is the moon. ठीक है ना? This is the orbit, this is the moon, and they are saying the radius is what? It is 3.8 into 10 raised to the power of 8 meters. हमने क्या निकालनी है? एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून. हमें सबसे पहले सर्कमफरेंस चाहिए होगा, हमें टोटल ऑर्बिटल डिस्टेंस चाहिए होगा, दिस डिस्टेंस. ठीक है ना? सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा. ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर विच इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस. ठीक है ना? 2 पाई एज इट इज, आर हमारे पास आ जाएगा 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8. इससे हमें एक वैल्यू आएगी जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, एक सेकेंड बस. 2 multiplied by pi multiplied by 380 million, that will give us 2.387 billion. ठीक है ना? अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, हमारे पास टोटल टाइम भी है. इस टाइम को पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है ना? 27 मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो अगर हम इसको सबको ऐड अप कर लें, आई मीन मल्टीप्लाई कर लें, 24 multiplied by 60 multiplied by 60, that will give us 2.332 million. ठीक है ना? 2.332 million. तो 2.387 billion divided by 2.332 million, that will give us approximately 1000 meters per second. ठीक है? What is the question number 40? What is the nuclear reaction that takes place in stable stars? That is gonna be fusion from hydrogen to helium. It is a very simple answer. क्योंकि ना स्टार्स के अंदर फ्यूजन होती है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फिजन होती है. ठीक है ना? एंड फिजन इज द सेपरेशन ऑफ टू बिगर, यू नो, अगर आपके पास ये यूरेनियम है तो इट विल टर्न इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है ना? दैट इज फिजन. और फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन इज कॉम्बिनेशन. अगर आपके पास दो हाइड्रोजन है, इट विल बिकम वन हीलियम. ठीक है ना? सो या, दैट इज गोना बी इट फॉर योर पास्ट पेपर. कौन सा पेपर था मैं भूल ही गया. इट इज O levels 5054 May June 2023 पेपर 1-1. टेक केयर. नमाजें पढ़ना मत भूलिएगा. अल्लाह का नाम हमेशा अपने जुबान पे रखिएगा. एंड अल्लाह हाफिज.